चलिए जी, है ना, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हम पढ़ेंगे। ये समसामयिकी क्रॉनिकल का है। ये आपका जुलाई का एडिशन है, ठीक है। और जुलाई के एडिशन के अंदर आपको मई का कंटेंट मिलेगा, ठीक है। वैसे तो मैंने आपसे कहा कि किताब ले लो, ये किताब बढ़िया किताब है, पीसीएस के लिए अच्छी किताब मानी जा रही है। समसामयिकी क्रॉनिकल है ये। मैंने यहाँ पे यहाँ क्या किया कि इसमें इंपॉर्टेंट जो जितना कंटेंट है वो आपको दे रहा हूं मैं, कि अगर आप किताब नहीं भी परचेस कर पा रहे हो तो कम से कम जो मेन चीजें हैं जो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किताब आप लोगे तो किताब में 60-70 पन्ने ऐसे हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। किताब थोड़ी बड़ी है, लेकिन करंट अफेयर्स जो होता है 60-70 पन्नों का होता है। बाकी तो प्रीवियस कोई टेस्ट होगा, कोई मॉक क्वेश्चन होंगे, ये सब हो गया, लेकिन कंटेंट जो है 50-60 ही पन्ने का है। उसको भी मैंने छोटा करके आपको मैं दे रहा हूं, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मई का करंट अफेयर्स है ये, और पीसीएस के लिए क्योंकि अक्टूबर में पेपर है तो लगभग जनवरी फरवरी से लेकर सितंबर तक करंट अफेयर्स काम आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये मई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहले हम करते हैं। अब इसे आज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा कि पहला वाला, एक आगरा में देखो लिखना, ठीक है, भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है। भीष्म, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजों से पूछा जाएगा कि भीष्म क्या चीज है ये। तो भीष्म नाम से दो तीन चीजें होती हैं। पहले तो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, पोर्टेबल यानी कि छोटा सा हॉस्पिटल है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कहीं पर वो इस्तेमाल हो जाएगा वो, तो भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये कहां पर इसका टेस्ट हुआ है, तो वो है आगरा में। कहां में हुआ है? आगरा के अंदर हुआ है। तो यूपी संबंधित सवाल जो है वो बन जाएगा आपका कि भाई ये बताइए कि भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है इसका प्रशिक्षण जो यूपी कहां पे हुआ है, तो यूपी संबंधित सवाल भी आ जाएगा और वैसा जाएगा, दोनों चीजें आ जाएगा। तो आगरा और भीष्म पोर्टेबल। अच्छा, किसने किया है? ये 14 मई 2024 को हुआ है। किसने किया है? भारतीय वायुसेना ने किया है, ठीक है। ने उत्तर प्रदेश के आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स, ये क्यूब्स हैं, ठीक है, अभी दिखाऊंगा फोटो आप लोगों को, नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया। एक डब्बा टाइप का होगा, उस डब्बे के अंदर जो जरूरी इक्विपमेंट्स होते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के लिए वो होता है, तो उनको पैराशूट से ड्रॉप करा दिया जाएगा कि भाई अगर इमरजेंसी सिचुएशन है, वॉर का टाइम है या आपदा कोई आ रखी है, हॉस्पिटल करना, तो तुरंत वो ऐसा करेंगे, तो वहां पर बेसिक चीजें पहुंच जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स के नाम से है, ठीक है। आईएएफ द्वारा यह प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मालपुरा ड्रॉपिंग जोन में किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स प्रोजेक्ट भीष्म इसका नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हिता एंड मैत्री। हाँ, यही थोड़ा याद रखो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखो इस चीज को। क्या बोल रहा है ये आपको? एक तो प्रोजेक्ट भीष्म समझ में आ गया है ना। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, ठीक है। भीष्म, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पोर्टेबल हॉस्पिटल को कहीं भी आपात स्थिति में निपटाने के लिए तैनात करना है या आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता की वृद्धि कराने हेतु निर्मित कई नवोमेशी यानी कि इनोवेटिव उपकरणों का से युक्त है। इनोवेटिव मतलब कि नए नए उपकरण है, छोटे बनाए गए। जैसे अभी क्या हुआ, अभी आपने एक देखे बहुत बड़ा आपदा आया है, कहां पर आया है? जहां पर लैंडस्लाइड हो गया बहुत ज्यादा, और बहुत केरला में कहां पर? वायनाड के अंदर आया है, ठीक है। तो अब जब ऐसा भयंकर आपदा आती है, ठीक है, तो वहां पर सब सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो वहां पर फिर आपको लोगों को रेस्क्यू करना है, पहले रेस्क्यू भी करना है, साथ में उनको जिसको ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये सब चीजें वो तब काम आएंगी आपके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भीष्म बोला ना, इनोवेटिव उपकरण, ठीक है। ये है आपका, देखिए इस तरह के हॉस्पिटल बने होंगे। ये है पोर्टेबल है, ड्रोन से कर दिया गया, ठीक है, ड्रोन से डाल दिया जाएगा या पैराशूट से डाल दिया जाएगा, तो इस तरह से बने होंगे ये, ठीक है। इसमें बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं कि तुरंत अगर कोई हेल्प चाहिए तो मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। अगला यूपी का पहला, अब यूपी का पहला है मतलब कि इंपॉर्टेंट है। यूपी का पहला, कहीं पर भी कोई चीज ऐसी है जो इंडिया की पहली है या यूपी की पहली है, वो इंपॉर्टेंट है। तो यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर। तो इको फ्रेंडली मतलब क्या होता है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। एरोमा मतलब खुशबू, ठीक है, और क्लस्टर मतलब ग्रुप,
ग्रुप, ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं। तो यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर है। 16 मई 2024 को वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, नाम सुना कभी आपने CSIR का? लैब होती है CSIR लैब, ठीक है। CSIR के ऊपर कई एग्जाम में सवाल भी आए हुए हैं, जैसे यूपी लखनऊ के अंदर CSIR लैब्स हैं काफी ज्यादा, ठीक है। तो पहले आज से 4-5 साल पहले लगातार सवाल CSIR लैबों के बारे में पूछा जाता था, उसमें लखनऊ का नाम आता था, ठीक है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CMAP, ये CMAP और CSR ये भी लखनऊ के अंदर है, ठीक है। CMAP भी लखनऊ में ही है। बाराबंकी के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सतत, मतलब कि उसका डेवलपमेंट होगा लेकिन वो सस्टेन करेगा, एनवायरमेंट के साथ करेगा। अगर वो डेवलपमेंट भी कर रहा है, वो बदल भी रहा है, तो भी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए या आगे के लिए भी वो चलता रहेगा। ऐसा डेवलपमेंट जो आगे की पीढ़ियों के लिए भी रहे, ये नहीं कि सिर्फ जो है वो आप एक ही पीढ़ी जो उसको पूरा इस्तेमाल कर ले जाए। ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जो कि आगे की पीढ़ी के लिए भी रहे, ठीक है। कहां हो रहा है? बाराबंकी में हो रहा है, ठीक है। और ये CMAP कहां पर है? लखनऊ के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। CSIR लैब बहुत सारी हैं, लखनऊ में भी कुछ है, कुछ लखनऊ से बाहर भी है, लेकिन CMAP जो है जिसने ये बनाया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, CMAP ये लखनऊ के अंदर है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीजें आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बनाया गया है CMAP द्वारा 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती कर सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया। अच्छा, यह क्लस्टर कृषि में टिकाऊ प्रथाओं के उपयोग का एक उदाहरण स्थापित करेगा और देश को शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य, क्या है ये? क्या मतलब इसका है? जीरो कार्बन का मतलब क्या होता है? जीरो कार्बन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कार्बन मुक्त क्या होता है? कार्बन मुक्त, कार्बन हो गया नहीं। जितना सिंपल सी बात है, नेट कार्बन जीरो होगा, जितना वो यूज कर रहा है, मतलब जितना वो एनवायरमेंट में डाल रहा है उतना वो सोख भी रहा है, उसे बोलते हैं नेट जीरो। इसका मतलब ये नहीं होगा कि कभी कार्बन निकलेगा नहीं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कार्बन ही जीरो हो जाए। लेकिन नेट का मतलब होता है कितना छोड़ा गया और कितना सोख लिया गया एनवायरमेंट से। ये तो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जैसे मान लीजिए आप सांस लेते हो, ठीक है, सांस ले रहे हो, और भी एक्टिविटी करते हो आप लोग, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि चलो एक जस्ट फॉर कैलकुलेशन के लिए आप 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में छोड़ते हो, ठीक है। तो मैं 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ठीक है। अब आपने एनवायरमेंट खराब कर दिया, 100 ग्राम छोड़ा, नॉर्मल सांस लेने की प्रोसेस के अंदर ही आप ब्रीथिंग जो ले रहे हो उससे ही छोड़ रहे हो आप। तो अब आप चाहते हो कि आप थोड़ा एनवायरमेंट को साफ भी करो, तो क्या करोगे? आप मान लो एक पेड़ लगा देते हो और आपका लगाया हुआ पेड़ जो है वो 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। तो यहां पर नेट जीरो, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? नेट जीरो। जितना आपने छोड़ा उतना आपने एनवायरमेंट सोख लिया। इसे बोलते हैं ये शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी कार्बन ऐसे छोड़ोगे नहीं, ऑक्सीजन लोगे ऑक्सीजन छोड़ोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि क्या इसका मतलब क्या होता है? नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप एनवायरमेंट में डाल रहे हो तो उतना फिर आप दूसरा सिस्टम बनाकर आप सोखो भी, ठीक है। एक ऐप है, आता है, मैं ऐप का नाम भूल गया, तो उसके अंदर जैसे ना कि थोड़ा सा वो सर्वे कराते हैं आपसे कि आपकी फैमिली में कितने हैं, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, और आपका कई तरह के क्वेश्चनरी होती है, उसमें पूछो। उसके बाद वो ऐप बताता है कि आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट किया है एनवायरमेंट के अंदर, कितना आपने छोड़ा है, और कितने पेड़ लगाने चाहिए कि आप जीरो पे आ जाओ। ये ऐप है, इसको मैंने इस्तेमाल किया था एक बार, मैंने एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा है, तो क्या पूरी आपकी फैमिली कितना डाल, तो ये अच्छी चीज है, ठीक है। तो शून्य कार्बन का जो लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है, 2070 तक का है ना, 2070 तक हम लोगों ने बोला नेट जीरो करेंगे, ठीक है। तो उसमें मदद करना है, तो ऐसी प्रथाएं करेंगे। ये इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्निक्स है, इनोवेटिव नए नए तरीके, पुराने तरीके नहीं, नए तरीके हैं। अभी 2 दिन पहले मोदी जी ने क्या किया? लगभग 1000 से ज्यादा नए पौधे वो किसानों को दिए हैं, 1000 नहीं 100 से ज्यादा है, अलग अलग फसलों के, आई थिंक 1000 ही हैं, अलग अलग फसलों के HYV
जो वो है क्या नाम है सीड्स हैं वो दी जा रही कि गेहूं का तो गेहूं का अलग नया होगा कुछ, तो एक जिससे कि किसानों की प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, पानी को बचत करे, ठीक है। और नया जो है आजकल ज्यादा की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे कि आपने देखा कि सर्दियां जो हमारी हो रही हैं वो गर्म हो रही हैं, जनवरी का महीना गर्म हो रहा है, तो वहां पे जो गेहूं है वो पक नहीं पाता है या उसकी जो प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ऐसे नए तरीके नए बीज लाने जो कि उस एनवायरमेंट को बर्दाश्त कर सके। तो मोदी जी ने अभी लॉन्च किया, किसानों के साथ बैठे हुए थे और 2 दिन पहले तो इस पूरा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा और मैं इसको डिटेल में दूंगा उसको भी आपको, जब हम लोग अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, कि उससे पक्का सवाल आएगा कि कौन सा नया बीज किस प्रजाति मतलब स्पीसीज के लिए आया हुआ है, कि गेहूं का नया कौन सा आया हुआ है या चावल का कौन सा आया हुआ है या मटर का कौन सा आया हुआ है, आएगा जरूर सवाल, 100% आएगा। तो नजर रखिएगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो अब जैसे यहां पर सी मैप ने क्लस्टर में उच्च उपज देने वाली पुदीना होता है ना, पुदीने की किस्म जो है उन्नति क्या है, CIM उन्नति लगाई है। अब ये नया भी है, ठीक है। यह पौधे की जो कीटों और बीमारियों के सहित जैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधक है, यानी कि जो कुछ प्रकार के जीव होंगे, जो बीमारियां होंगी या कुछ कीट पतंगे होंगे, उनसे ये बच जाती है। क्या नाम है, उन्नति, ठीक है। तो आपसे पूछेगा मैच द फॉलोइंग का, एग्जाम में सवाल ही मैच द फॉलोइंग का आएगा, वो 4 इधर पूछ लेगा और 4 इधर पूछ लेगा, बताओ कौन किसका है। तो पुदीने का उन्नति, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मतलब ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल लगातार देखने को मिल जाता है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, जब इस तरह की जो आप पौधे लगाते हो ना, तो आपको इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड यूज नहीं करने होते हैं। ये पौधे जो होते हैं, जो HYV सीड्स होते हैं, ये नेचुरली उन कीटों को रोक लेते हैं। मतलब आपको उन कीटों को मारने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, आप इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हो। ये जो है ये अपने आप ही नेचुरली जो है वो दूर कर देगा इन लोगों को, पेस्ट को। अब ये आगे की डिबेट है कि भाई क्या ये एनवायरमेंटली सही है कि नहीं है, तो कीट भी तो इस एनवायरमेंट का हिस्सा है। कीट मर जाएंगे, हाँ हाँ। अब ये डिबेट का हिस्सा है, ये डिबेट का हिस्सा है, ठीक है, कि भाई इस आपने बचा तो लिया पुदीना, लेकिन पुदीना तो बच गया, लेकिन जीवन में पुदीना आ गया था तो क्या करोगे उसका, ठीक है। तो ये डिबेट का है, क्योंकि उसके बाद तो कीट भी अपने आप को बदलेंगे, कुछ समझ, ये अपने आप को चेंज करेंगे, हैं। जैसे मच्छर क्या हो रहा है, और मॉर्टिंग लगातार आप जहर बढ़ाते जा रहे हो और मच्छर अपने आप को अपडेट करता जा रहा है, ठीक है। हर 6 महीने साल भर के बाद जो ये मॉर्टिन वाले हैं, ये कुछ और एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। अब वक्त ऐसा आएगा जब मच्छर जो है वो जहर बर्दाश्त करने से की क्षमता इंसानों से ज्यादा होगी, इंसान पहले मर जाएगा, मच्छर बाद में मरेगा। और इंसानों का काल ही मच्छर है, मच्छर ने ही सबसे ज्यादा लोगों को मारा है। क्यों नहीं है, कहां पर मच्छर नहीं है, नहीं कौन से देश में मच्छर नहीं है, एग्जाम में सवाल आता है, कौन सा सवाल है, किस देश में मच्छर नहीं है, फ्रांस में नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है। तो फ्रांस से मुझे पहले आता था, अब वैसे और भी कंट्री है, ऐसी बात नहीं, फ्रांस किसी फ्रांस ही है और भी है, ठंडे इलाकों में मच्छर नहीं होते ना। कहां ज्यादा मच्छर होंगे, दलदली इलाके में। कौन सा इलाका दलदली है इंडिया में, बताओ कौन सा इलाका है, यूपी में कौन सा है, गोरखपुर बस्ती आपका जो है वो, इसलिए जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, दिमागी बुखार, इसलिए गोरखपुर में आता होता है, बस्ती में होता है, क्योंकि वो वहां पर तराई का इलाका है। वो तराई क्या होता है कि पानी हिमालय से नदी निकलने के बाद जैसी वो जमीन लैंड में आई, वो पानी अंदर चला गया, मतलब पानी अंदर चली गई, नदी खो गई, और फिर कुछ समय के बाद ऊपर निकलती है, तो फैल के निकलती है, मतलब ऐसा नदी के रूप में नहीं निकलती, पानी फैल जाता है ऐसे करके, पूरा चारों तरफ फैल जाता है, तो दलदल बन जाता है वो, है ना, दलदल बन जाता है, नदी नहीं बनती, दलदल टाइप का बन जाता है। तो उसमें मच्छर के मतलब ब्रीडिंग स्पॉट बन जाते हैं, वो ब्रीड करते हैं। इसलिए आपका बस्ती, गोरखपुर, ये इलाका पूरा का पूरा जैपनीज एन्सेफेलाइटिस जो है, दिमागी बुखार, उसका जो गढ़ है ये। और कई बार एग्जाम में आता भी है जैपनीज एन्सेफेलाइटिस कहां पर, तो गोरखपुर, ठीक है। वहां की ज्योग्राफी है गड़बड़ क्या मतलब, वैसी ही है ज्योग्राफी, ठीक है। और अगर कोई पूछे कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा मलेरिया की वजह से लोग
मरे हैं? अफ्रीका के लोग, अफ्रीका के बहुत लोग मरे, कॉन्गो वोंगो में तो बेइंतहा लोग मरे हैं मलेरिया से। अलग अलग हैं तो। देखो जो मच्छर है, जो सुनो सुनो, जो मलेरिया का मच्छर है, ठीक है, वो गंदे पानी में रह जाता है, गंदे पानी में होगा। लेकिन जो डेंगू का मच्छर है ना, वो साफ पानी में भी वो ब्रीड कर लेता है। डेंगू का मच्छर, डेंगू नहीं बोलते, उसका डेंगी होता है सर में शब्द, डेंगी है शब्द। हाँ क्यों होती है? उसको अंडे, जो आपको जो इंसान का ब्लड होता है, उस ब्लड से उसको प्रोटीन होता है, उसको अंडों के लिए हेल्पफुल होता है वो, ठीक है, इसलिए वो काटती है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। खास कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि साइबर पुलिस, साइबर का मतलब क्या होता है? साइबर का मतलब, साइबर का मतलब ऑनलाइन, कंप्यूटर, खुफिया नहीं, इंटरनेट, ठीक है। साइबर, साइबर क्राइम का मतलब था इंटरनेट से संबंधित क्राइम। साइबर मतलब इंटरनेट से संबंधित क्राइम, कि भाई आपने पैसा भेजा, उसने वहां से फोन, जमतारा से फोन आया कि ऐसा है, अब आपका, मैं बैंक से बोल रही हूँ, आप अपना जो पिन दे दीजिए, ये कहते आपने पता नहीं क्यों प्रभावित हो गए, आपने पिन दे दिया, और लोग दे देते हैं, ठीक है ना, लोग दे देते हैं, पैसा कट जाता है उनका। इसे कहते हैं साइबर क्राइम बोलते हैं। और ये आपके मेंस का टॉपिक भी है, और थोड़ा सा जागरूक रहिएगा, ये टॉपिक बहुत है। हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो साइबर का मतलब क्या होता है? इंटरनेट से संबंधित जो है वो है। तो इंटरनेट से संबंधित पुलिस स्टेशन, अब देखो क्योंकि क्राइम बहुत बढ़ गए हैं, तो अब ऐसे पुलिस स्टेशन चाहिए जो कि ऐसे क्राइम्स को हैंडल कर सके। आम पुलिस वाले नहीं कर पाएंगे भाई, उनको इतना नॉलेज नहीं है। अब जो क्रिमिनल्स है ना, वो खतरनाक हो चुके हैं, उनको, उनके पास इक्विपमेंट्स खतरनाक है, इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। तो हमारा पुलिस स्टेशन भी अब वैसे ही होना चाहिए। तो हर जिले में बना दिया गया है, 57 जिलों में तो बन ही गया लगभग, ठीक है। हाँ चलिए, पुलिस भी अपडेट हो रही है, यानी कि डंडा लेके बस पुलिस चलो, खाली वो जाम हटाना और हेलमेट लगवाने का काम वाला नहीं है, अब पुलिस भी हाईटेक हो चुकी है हमारी। बिहार की, अब बिहार से संबंधित का एकमात्र रामासार साइट कांवर झील, अब अपने आप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बिहार का एक करंट अफेयर है थोड़ा सा, लेकिन ये आ भी सकता है, और पढ़ेंगे तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आएगा। बिहार, ठीक है, का एकमात्र, जब एकमात्र हो, कहीं पर भी एकमात्र हो, समझना इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। रामेसर क्या होता है? रामेसर क्या होता है? ये रामेसर कहां पे था? ईरान के अंदर। 1973 में एक सम्मेलन होता है जहां पर वेटलैंड्स, वेटलैंड का मतलब क्या होता है? आर्द्र भूमि, यानी कि तालाब हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, ठीक है, वो सर, तो उनकी रक्षा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको हम रामासार बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं, कि हमें तालाब वालाब बचाने चाहिए। तालाब वालाब नहीं बच रहे, क्या हो रहा है कि जहां तालाब बने वहां जैसे सूखा, वहां पर आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चेन्नई ऐसा होता है, आज से 8-10 साल पहले आया था, चेन्नई में बाढ़ आ गई। भाई आपने तालाब के अंदर अपना मकान बनाओगे तो फिर कहोगे कि बाढ़ कैसे आ गई, भगवान का प्रकोप। अरे भगवान का प्रकोप नहीं है भैया, तुम्हारा प्रकोप है। तुम तालाब सूखा नहीं है, तुम खड़े वहां पर अपने बिल्डिंग बना लेते हो, तो फिर उसके बाद पानी भरता है तो कहते हो कि भगवान नाराज हो गया। आप एक जैसे जैसे सुनो 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 सुनो, जैसे कि आपने सुना होगा कि नदी रास्ता बदलती है, ठीक है। कहते हैं कि नदी जो है वो 100 साल, जैसे मान लो, अच्छा, दो तरह के होते हैं। आपने बिहार की बड़ी फेमस नदी नाम सुनी, कोसी सुना, ठीक है। तो कोसी के साथ कहानी क्या है, वो हर साल बाढ़ लेकर आती है, ठीक है। अब मान लो, हाँ, बिहार का शो कहते हैं, अब ये नदी जा रही है, ठीक है। कभी क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, बहुत भरेगा तो पानी यहाँ का अपना ये बांध तोड़ के इधर बहना शुरू कर देगी, ये होता है रास्ता बदल देना, ठीक है। एक ये होता। अच्छा अब क्या हुआ, अगर मान लो कभी 100 साल पहले भी, मान लो 100 साल पहले भी रास्ता बदला गया था इस तरह का, ठीक है, हमारे रास्ते 100 साल पहले बाढ़ बहुत आई और किसी नदी ने ये रास्ता अपना लिया था, उसके बाद बरसात कम रही अगले 100 साल और नॉर्मल तरीके से वो यहां चल रही थी। मान लो 100 साल के बाद भी बाढ़ अगर आ जाती है तो नदी अपना रास्ता नहीं बोलती है। अब वो नदी यहां भाई, अब इन 100 साल के अंदर आपने यहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया मकानों का, आपको लगा नदी यहां बह रही है, हम तो बहुत दूर रखे हुए, दूर है अपना मकान बनाया हुआ, नदी रास्ता नहीं बोलती है। जो आपका केदारनाथ के अंदर जो दिक्कत हुई, सेम दिक्कत ही हुई। केदारनाथ में ऑलरेडी जो वहां का, अगर 100-200 साल का अगर लोग इतिहास पढ़ते, नदी का रास्ता देखते,
तो उनको अपने होटल नहीं बनाने चाहिए थे वहां पे, ठीक है। उन्होंने नदी के उस रास्ते पे होटल बनाए, कमरे बनाए, मकान बनाए, जो कि मतलब कभी कभी कदार नदियां वो रास्ता ले लेती हैं। आपने बिल्कुल पास पास बिल्कुल मकान अपने बना दिए, होटल बिल्कुल पास 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 बना दिए, ठीक है। जैसी बाढ़ आई, अब उस पर गलती किसकी है? नदी गलती है कि भगवान की गलती है कि आपकी गलती है? आप नदी के अंदर बनाओगे तो डूबोगे तो है ही, फिर आपदा तो आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। तो अब यहां पर जैसे आप पढ़ रहे हैं कि रामेसर साइट्स है, ठीक है। रामेसर साइट ईरान के अंदर है, ये आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में। और इसकी झील है बिहार में, कांवर झील है, ठीक है। तो अतिक्रमण के कारण, अब देखो अतिक्रमण कर रहा है ये ना, कब्जा कर लिया जहां पर थोड़ी सी, मतलब आज से इतना पहले वो इतना साइज था उसका, उसका क्या नाम है, झील का। थोड़ा सा मौसम सही हुआ, गर्मी पड़ी, जैसी झील का साइज ये हो गया, और आपने तुरंत यहां मकान बना लिया अपना कमरा, प्लॉटिंग वाला ने यहाँ पे मकान खड़ा कर दिया। फिर बरसात हो जाएगी, फिर डूब जाओगे इसी के अंदर, ठीक है। तो ये इसलिए जब भी आप लोग पीसेस बन जाना और मकान बनाने का आपके बारी आए, तो ये मेरा जो लेक्चर ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा ये नहीं बोला कि हो लेक फेसिंग नहीं करेंगे, रिवर फेसिंग वाला मत लेना। ध्यान रखना कि कहां पर किस जमीन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, इसका रिकॉर्ड क्या रहा है, पिछले 100 साल पहले रिवर कहां थी, और रिवर अच्छा खासा रास्ता डाइवर्ट करती है, अच्छा खासा रास्ता डाइवर्ट करती है, ध्यान रखना। तो प्रॉपर स्टडी करना इस चीज को लेकर, ये आपके बेनिफिट के लिए रहेगा, क्योंकि मकान बेचने वाला आपको तो बताएगा नहीं, जमीन बेचने वाला बताएगा नहीं आपको। तो कम से कम 100-150 साल का अपना टाइम लेके चलना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रामेसर स्थल जो है कांवर झील है, हाल ही में खबरों में था। बिहार के बेगूसराय में स्थित प्रवासी कौन से होते हैं? जो पक्षी सर्दियों में माइग्रेट करके आते हैं, मतलब साइबेरिया कहां पर है? रशिया। अब रशिया में पड़ती है ठंड, हमारे यहाँ तो पड़ती है भाई 2-4-5 डिग्री सेंटीग्रेड में हम ठंड आ जाते हैं, कांपने लगते हैं। साइबेरिया में पड़ती है -30 -40। अब वहां पर पक्षी कुछ मिलेगा नहीं। पक्षी जब इतना ठंड पड़ती है तो ऐसे जगह जाते हैं जहां पे कम ठंड पड़ती है। तो साइबेरिया के जो आते हैं वो सर्दियों में आपके इधर आ जाएंगे, राजस्थान में आ जाएंगे, या जो इस तरह के जो झील होती है वहां पे आ जाते हैं। बिहार में आ गए, राजस्थान का जो है भरतपुर वहां पर आता है, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने मकान बनाना शुरू कर दिया इन झीलों के आसपास। तो ये पक्षी जो हैं, जिसमें आप नाम सुना होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। वो आता है साइबेरिया से, आता है हर साल आता है, सर्दियों में आता है। अब आपने मकान बना लिया, आपके बच्चे पत्थर मार रहे हैं इन पक्षियों को, ठीक है। तो पक्षी डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि उनको अपने बच्चे पैदा करने, अंडे बचाने। तो ये देखा गया है कि अब ये पक्षी हिंदुस्तान में ना रह के अब पाकिस्तान में ही रुक जा रहे हैं, आते वहीं से ना, तो उनको कोई जगह मिल गई होगी तो वहीं रुक रहे हैं, ठीक है। तो खैर ये प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल झील है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील है। आहा, क्या बात है। 3-4 चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, 3-4 चीज डिस्कस करेंगे। अब पूछता हूं आपसे सवाल में, ठीक है, बताए एशिया, बताइए आपको, ठीक है, सबसे बड़ी मीठे जल मतलब चीनी मिली है, हाँ, खारापन नहीं है, नमक नहीं है, समुद्र वाला पानी नहीं है, मतलब सिंपल सरफेस वाटर होगा, ठीक है, आइस वाला, जिसे मीठा पानी कहते हैं, ठीक है। हम लोग गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक है, नाम सुने अगर ज्योग्राफी पढ़ी आप लोगों ने मेरी, क्या होता है भाई ऑक्सबो लेक? गोखुर झील है, ज्योग्राफी पढ़ी है ना मेरी, हमने पढ़ाई सबको, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये देख नदी बह रही है, नदी सांप की तरह बह रही है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे बहती है। अब अचानक से क्या होता है कि यहां से नदी तक अपने को जमीन को काट रही है, और इधर से जमीन काट रही है, होता ना, इधर से काट रही है, इधर से काट रही है, और ये कटान, आप देखो ये कटान जो है कटती आ रही है, इधर से, इधर से कट रही है, कटते कटते क्या होता है, ये दोनों हिस्से मिल जाते हैं। ये दोनों हिस्से मिल जाने से क्या होता है कि पानी जो है सीधा बहने लगता है, और ये पानी का जो हिस्सा है अलग हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, गोखुर झील, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आया, मेंस तक में आया सवाल है, ये ध्यान रखना, ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ये है, देखो अभी से देख रहे हो आप, ये काटता जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा ये मिट्टी के जमीन का हिस्सा जो है कट जाएगा, तो नदी ऐसे बहने शुरू कर देगी, और ये हिस्सा जो है ये अलग हो जाएगा, ये झील बन जाएगा ना, ये झील बन जाएगा। आपका जो कांवर झील, यही झील है, जो नदी का पानी था वो झील का पानी बन गया। अभी क्या है, ये नदी है, अभी क्या है, झील है ना। जब भाई ये मेन चैनल से हट के बची, झील ही बचेगी, और क्या बचेगी, समझ में आगे ना, समझ में कैसे बनता है, ठीक है। तो
इसे बोलते हैं ऑक्सबोल लेक यानी गोखुर झील। ठीक है, ठीक है। और इसका नाम है काबरताल झील, यह एक अवशिष्ट गोपुर झील है जो गंगा की सहायक नदी गंडक नदी की विसर्प के कारण बनी है। विसर्प मतलब वही मेंढर से कहते हैं हम लोग, मेंढर इंग्लिश में मेंढर बोलते हैं, उसे विसर्प बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, उसी का नाम वही 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 नाम उसका, कांवर झील का नाम है ये। ठीक है, और गंडक नदी की वजह से बना है इसका। गंगा की सहायक नदी गंडक है। अभी नदी वाला पढ़ाएंगे आपको तो रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट करते हैं। अब उत्तराखंड का एक दो थे इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। भारत का पहला खगोल, ठीक है, पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा यहां बना है। खगोल, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, जैसे कि आपके पास एक वो हो, क्या नाम है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से आप तारे सितारे देखें यहां बैठ के। ठीक है, तो तारे देखने के लिए किस क्या काम आता है, टेलीस्कोप की माइक्रोस्कोप। अगर तारे देखने होंगे तो मैं माइक्रोस्कोप से देखोगे आप तारे, किससे देखोगे भाई, क्यों? टेलीस्कोप से, मतलब दूर के देखने के टेलीस्कोप चाहिए। तो छतों में लगते देखते ना ऐसे, जब सूर्य ग्रहण होता है तो ऐसे करके देखते हैं। जब दूर की चीजें देखनी है तो टेलीस्कोप, और जब कुछ कोई छोटी चीज देखनी है तो माइक्रोस्कोप। अच्छा, मैं गैस कर जाता हूँ कि यार आदमी कहां फंसेगा। मैं समझ आता हूँ, मैं यार पक्का ये पहले सोचता कि यार ये तो आता ही होगा, लेकिन ना 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 ना, जितना मैं नीचे जाता हूँ आप लोग उतना उससे भी नीचे चले जाते हो। ठीक है, तो मैं भी आपके स्तर पे पहुंच जाता हूँ कि बिल्कुल, कि आपका स्तर लेटने वाला स्तर, लेट गए बिल्कुल वाला स्तर, कोई स्तर ही नहीं है, जीरो स्तर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आए किस लिए, अपने लेवल बढ़ाने के लिए तो आए हो यहाँ पे ना। ठीक है, और अगर टेलीस्कोप की बात करेंगे, टेलीस्कोप को खैर इस पर तो काफी ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं टेलीस्कोप के ऊपर, वहां पे मिरर वाले भी होते हैं, लेंस वाले भी होते हैं, वो सब हम नहीं डिस्कस करेंगे। आप समझना नक्षत्र सभा कहां बनी, आपको ऑप्शन में डालेगा ना, मुझे पक्का अगर ये क्वेश्चन डालेगा तो आपको बोलेगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, कि नक्षत्र सभा कहां बना, उत्तराखंड में है। ठीक है, और ये पर्यटन अभियान है, पर्यटन उत्तर लद्दाख के अंदर पर्यटन अभियान चला भाई। जैसे आपको शायद पहले पढ़ाया था कि वो एक उस पर वहां पे टेलीस्कोप रखा कि लोग आके देखते हैं, लोग आके देखते हैं कि सेटअप बना रखा है कि जाएंगे, और जैसे जैसे ना लोग ट्रैकिंग करते हैं, लोग झील में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये भी एक तरह का एक नया एक टूरिज्म वाला सिस्टम बना है। लद्दाख में इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ कि एक अच्छा सा टेलीस्कोप लगाया गया, लोग आते हैं और बकायदा एस्ट्रोनॉमी को फील करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड भी एक काम करने लगा, तो उत्तराखंड ने अपने उसके प्रोजेक्ट को नाम दिया है नक्षत्र सभा। लद्दाख वाला अलग है, ध्यान रखना, लद्दाख वाला नाम मैं बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है ना, तो वो लद्दाख वाला अलग है, ये नक्षत्र सभा, ध्यान रखना है क्या हम लोग कहां फंस मत जाना लद्दाख के साथ। ठीक है ना, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों को व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करने हेतु एक प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टारस्केप्स के साथ साथ साझेदारी की है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। अब आ गया, हाँ, पिरूल लाओ पैसे पाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पिरूल क्या होता है? पिरूल उत्तराखंड की भाषा में पिरूल को बोलते हैं चीड़ के पत्ते। चीड़ देखिए, चीड़ का पेड़ होता है, नहीं चीड़ आपने अगर कभी आप गए हो कभी आप पहाड़ों पे, तो चीड़ का फूल होता है, पता नहीं कैसे बताऊं मैं ऐसे यार, मुझे ड्राइंग बड़ी खतरनाक है मेरी तो। ठीक है, मैं अपनी भावना बता भी नहीं पाऊंगा इससे करके। इस तरह का देखा, किस तरह का बड़ा सा चीड़ का एक फूल होता है इसके अंदर, और उसके पत्ते जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये इसके पेड़, ये पत्ते होते हैं लंबे लंबे। ठीक है, मैं फोटो देना भूल गया, मैं दिमाग कर गया, तो मैं को दिखाता। चीड़ चीड़, हाँ चीड़, हिंदी में चीड़ बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में चीड़ बोलते हैं। ठीक है, इसको ठीक है, कॉनिकल शेप में होते हैं ये इसके पत्ते। ऐसा पत्ता नहीं होगा जैसे आपका आपके प्लेन में ऐसे मिलते हैं, ऐसे पत्ते नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, ऐसे पत्ते होंगे। और ऐसे पत्ते होने का कारण क्या है कि पहाड़ी इलाकों में होते हैं तो पानी और बर्फ जो है वो ज्यादा रह ना पाए, जैसे ही गिरे वो नीचे गिर जाए इसके अंदर, इस तरह पत्ते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पहाड़ों पर बहुत सारे चीड़ के पत्ते गिरते हैं,
ठीक है। और गर्मी अब बढ़ना शुरू हो गई है क्योंकि अब टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। पहले इतना टेम्परेचर नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सब में मिलकर इतना मेहनत जो की है उससे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, उससे फॉरेस्ट में आग लग रही है। ये चीड़ के पत्ते जो होते हैं बहुत ड्राई जब हो जाते हैं तो अपने आप या कभी कभार कुछ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह, सभी तो हाँ व्हाइट बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्लिपरी होते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आग लग जाती है, पूरा का पूरा समझो जंगल आग लग, अभी बहुत एक्टिविटी हुई है, ये सब चीजें जो है फॉरेस्ट की जो आग लगी है ये बहुत लगी है आपका उत्तराखंड में। तो इसको रोकने के लिए ये एक प्रोजेक्ट लाया गया उत्तराखंड सरकार ने कि पिरूल लाओ पैसे पाओ, कि आप गांव के लोग जो हैं ये चीड़ के पत्ते इकट्ठा करें और सरकार को दे दें, और इसके बाद सरकार जो है पैसे दे देगी उनको। दो काम हो जाएंगे, एक तो पैसा, लोग पैसा कमा लेंगे, और दूसरा सरकार भी जो है इन पत्तों से बच जाएगी कि हाँ भाई कम पत्ते आग कब लगेगी, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है, तो मई 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिरूल लाओ पैसे पाओ, पिरूल लाओ पैसे पाओ की शुरुआत की है। पिरूल का तात्पर्य चीड़ का पेड़ की पत्तियों से है। पिरूल की सूखी पत्तियां वनों की आग के लिए सबसे बड़ा कारण बन होती है, ठीक है। देख लो यार सरकार कितना काम करेगी बताओ, सरकार कुछ करती होगी सरकार अपना काम है? सर अगर गवर्नमेंट चाहती तो कितना करेगी सरकार बताओ। सरकार आपको गवर्नेंस देगी कि सरकार पत्तियां हटाएगी बैठ के, आप खुद सोचो ना। सरकार जितना कम चाहे उतना काम करने जाती है। सरकार ने भाई रोजगारी तो कर दिया कि दो पैसा कमा लो आप खुश हो जाओ, क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा, वो इफेक्टिव पड़ेगा। अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, वहां पर जाके वो सॉरी अपॉइंटमेंट कर रही है लोगों को, और फिर वो लोग कभी उनका खर्चा उठाओ, उनका अपॉइंटमेंट करो, उनको ये करो वो करो, जितना की तो लागत नहीं उससे ज्यादा का तो खर्चा ही हो जाएगा, मतलब जितना, तो ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। सरकार कहती है जो आसान रास्ते से हो जाए कर दो, छोटा बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम भी नहीं है सर। क्वालिफिकेशन ये कि आप जितना बटोर सकते हो बटोर लो, आप जितना बड़ा झोला पकड़ सकते हो उतना बड़ा आपको वही क्वालिफिकेशन। आप पहाड़ों पर रहना चाहिए, पहाड़ों पे मिलता है ये, पहाड़ों के अंदर आपको चाहिए। हरियाणा की बात करें, चलो जाओ, चक्रव्यूह द स्केप रूम परियोजना। चक्रव्यूह क्या भाई है, एक अपने आप में आ सकता है, जैसे कि भीष्म के बारे में पूछेगा ना कि भीष्म क्या है तो पता नहीं चक्रव्यूह क्या है, ठीक है। तो स्केप रूम की बात कर रहा है। हाल में हरियाणा राज्य ने नारकोटिक्स कंट्रोल, नारकोटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? नारकोटिक्स नशे वाला चीज है, नशे से संबंधित जो होता है वो उसे बोलते हैं नारकोटिक्स, ठीक है। नारकोटिक्स बताओ, पता है नारकोटिक्स? नशे, ड्रग्स से संबंधित, नशा से संबंधित ये आएगा शब्द, ठीक है। ड्रग्स नशा, नशा होता है नारकोटिक्स मींस नशा, ठीक है। शराब वाला हो, अफीम गांजा, ठीक है, ये होता है आपका नारकोटिक्स। कंट्रोल बोर्ड ने चक्रव्यूह द स्केप रूम नामक एक योजना स्टार्ट की है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थ, मादक का मतलब क्या होता है? नशा, नशा नशा नशा, मादक मतलब नशा, नशे से संबंधित हर चीज आती है इसके अंदर, ठीक है। ड्रग्स व्रग्स ये वो सब आ जाता है, ठीक है। का लत से दूर करना है, सिगरेट विगरेट सब इसी में आता है, मतलब एक ये जनरल वर्ड है मादक पदार्थ, यानी कि नशे वाले हैं। अंग्रेजी में नार्कोटिक्स बोलते हैं, हिंदी में मादक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा। जो इन्होंने बोला वो नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट वो होता है जैसे कि इसके अंदर भी शब्द जो है इससे मिलता जुलता आ रहा है, नार्कोटिक्स से आ रहा है। तो कभी कोई वैसे कुख्यात आदमी, कोई क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल को थोड़ा सा नशा देकर उससे कुछ राज की बातें जो है उगलवाई जाती हैं, कि नशे में आ जाएगा तो कुछ बड़बड़ाएगा, बता देगा ये, तो उस टेस्ट को बोलते हैं नार्को टेस्ट। नशे में हालत में करके उसको एक थोड़ा सा डोज दिया जाए जिससे कि थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाए और वो फिर सवाल के जवाब दे दे। लेकिन वो भी फुल प्रूफ नहीं माना जाता इसको सिर्फ एक तो पहली बात है कि सारे उसके साथ नहीं हो सकता, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट की। दूसरा जो बंदा है वो भी दे, वो भी राजी हो जाए, ठीक है। और तीसरा कि ये सिर्फ ना नार्को टेस्ट एक आपको लीड प्रोवाइड करने के काम आता है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसके बिहाफ पे आप जो है सजा दे दोगे आप। अगर नार्को टेस्ट पे किसी ने बोला कि हाँ भाई मैंने मर्डर किया है, तो सिर्फ इतना कह देने भर से ही उसको सजा नहीं होगी, उसके बाद पुलिस को जो है इस बात को प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो लीड जनरेट करेगा तो कर लेगा। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नशे को कंट्रोल कर लेते हैं, कि भाई जैसे कि बड़ा अच्छा इंसिडेंस हुआ,
मनिका बेदी और एक कौन था वो जो पकड़ा गया था पुर्तगाल के अंदर, अबू सलेम, अबू सलेम। ठीक है, तो अबू सलेम को पकड़ा गया। अबू सलेम का नार्कोटिक टेस्ट हो अरेंज किया, पुलिस वाले खुश कि हाँ भाई अब कराते, देखो अबू सलेम सब निकालेगा, दाऊद इब्राहिम के बारे में बताएगा, इसके बारे में बताएगा। तो अबू सलेम इतना एक्सपर्ट था कि उसने उस डोज को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, जो डॉक्टर ने दिया वो बेहोश हुआ ही नहीं, उस स्थिति में आया ही नहीं जहां पर वो अनकॉन्शियस हो जाए। ठीक है, वो कॉन्शियस था और वो पुलिस वालों को जवाब दे रहा है। ठीक है, पूरा वीडियो बना हुआ है, अब जाके यूट्यूब पे देखिएगा, तो वो जवाब दे रहा है और कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, पुलिस वालों को लगा भाई सही हम कर रहे हैं। वो तो पुलिस वालों को शक तब हुआ ना जब बहुत ही मतलब जो ऑब्वियसली 100% जो सवाल के जवाब जो होने वो भी गलत दे रहा था। वो जैसे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो अबू सलेम नाम, मेरा नाम तो राम मोहन राय है मेरा नाम। ठीक है, तो वो यार ये कैसे हो सकता है, आदमी इतना गलत क्यों बोल सकता है, तब शक हुआ पुलिस वालों को। अगर वो बंदा थोड़ा स्मार्टली काम करता, जो मतलब जो बेसिक सवाल हैं जो कि पुलिस वालों को भी पता था और जो उसके जवाब का सही देता और मुश्किल सवालों में घुमाता। एक ना स्टेटमेंट है कि सच के आसपास का जो झूठ होता है ना उसे पकड़ना मुश्किल काम होता है। सच के आसपास, अगर सच यहां पर है झूठ आपका वहां पर है तो पकड़ ले पाएगा, लेकिन सच आपका यहां पर और झूठ भी आपके बगल में है तो उसे पकड़ना मुश्किल है। ठीक है, तो अगर ऐसा काम करता तो शायद बच जाता, लेकिन थोड़ा सा वो ज्यादा दिमाग लगा लिया। समझ ना कि नार्को टेस्ट क्या है कि नशे की हालत में करके पूछना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेट करने के लिए है, ये आपका एविडेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए, पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार तेंदुआ बिल्ली जो है आई है। तेंदुआ बिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लेपर्ड बिल्ली, कैट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट का सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले तो पूछेगा कि भाई तेंदुआ बिल्ली कहां मिली है, पेंच में। पेंच जो है आपका महाराष्ट्र में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंच टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये कहा तेंदुआ बिल्ली लेपर्ड कार्ड है, कैट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहली बार आई, क्योंकि पहली बार आई है तो पहली बार फिर है। देख लो, अब देख लो शक्ल, देख लो, डेंजर लग रही, क्यूट लग रही, क्या लग रही है आप जानो। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में आई है, पेंच टाइगर रिजर्व में आई है और पहली बार आई है। ठीक है, क्लियर, यहां पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसा लग रहा देख ही रही है अच्छी फोटो। चलिए, अच्छा कुछ लोग बिल्ली को बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग कुत्तों को बहुत पसंद करते हैं। आप लोग कुत्तों को पसंद करते हो कि बिल्ली को पसंद करते हो? आप चूहे को पसंद करते हो? कुत्ते को? आप डॉग लवर, कैट लवर नहीं है कोई? किसी का कैट, तुम्हारे घर कैट है? होता है कॉम्पिट, वो होता है कंपैरिजन होता है, कैट लवर है कि डॉग लवर है? दोनों है, रहते हैं कई कई फैमिली में रहते हैं, कैट और डॉग रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, संस्कारी 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 होते हैं। ठीक है, आइए, ठीक है, अब मणिपुर में एक स्कूल ऑन व्हील्स पहल की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑन व्हील्स। ठीक है, जो लोग स्कूल नहीं जा सकते तो आप स्कूल उनके वहां तक पहुंच गया, स्कूल ऑन व्हील्स। अब कितना बढ़िया हो कि आपको जाना ना पड़े स्कूल और सीधे स्कूल घर ही पे आ जाए। आप चाहोगे आपका स्कूल घर पे आ जाए? आप कभी नहीं चाहोगे, आप हम जाएंगे पहले स्कूल। ठीक है कि आप जो गड़बड़ करते हो स्कूलों के अंदर वो तो स्कूल की खबर स्कूल में रह जाए। जैसे कि कोई स्टूडेंट जो है वो मार खाना पसंद करेगा स्कूल में, लेकिन डायरी में साइन करवाना पसंद नहीं करेगा, कि डायरी में लिखवा दिया जाए कि आपका बेटा जो है शैतानी कर रहा था, साइन करा के ले आओ। सबसे खराब तो वही बात होती है कि माता पिता को इन्वॉल्व किया जाए। भाई स्टूडेंट और पेरेंट टीचर्स का जो है मसला वही स्कूल में सॉल्व हो जाना चाहिए, पेरेंट्स क्या करेंगे आके। लेकिन ये उनके लिए है जो बहुत दूर दराज में जगह है जहां पर स्कूल नहीं खुल पाया है, जहां नहीं जा पाए, तो ये बस जो होगी इसके अंदर पूरा सेटअप ऐसा बनाया गया होगा कि यहाँ बोर्ड वोर्ड लगा होगा और बच्चे जो होंगे गांव के बच्चे अंदर बैठकर वो पढ़ पाएंगे। उनके लिए बच्चे लेकर नहीं जाएगी वहां, ये बस उस गांव में पहुंचेगी, ठीक है, जहां पर स्कूल नहीं है, बच्चे अंदर बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, मणिपुर में हुआ ही है। ठीक है, चलता फिरता स्कूल है आपका, जैसे आपके आजकल चलते फिरते वो नहीं होते, क्या नाम है, भाटी चौका वाले, उनके ट्रक, फूड ट्रक्स होते हैं, फूड ट्रक होते हैं। पुलिस वालों ने यहाँ से भगाया वहां चले गए, वहां भगाया वहां चले गए, सही भी है और क्या, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, कोल में वेस्ट नाइल, वेस्ट है ये, बेस्ट नहीं है, वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण आया है। अब ये बहुत एक नया तरह का वायरस है, वेस्ट नाइल, वेस्ट, ये लिखा तो है वेस्ट नाइल फीवर। ठीक है, केरल के अंदर, कोल नहीं केरल हो यहाँ पर, ठीक है, केरल में, ठीक है, आया है।
हाल में केरल के अंदर एक नया वायरस आया है, वेस्ट नाइल। एक आपका जो कहते हैं कि युगांडा है अफ्रीका के अंदर, ठीक है, वहां पर एक जिला है वेस्ट नाइल, ठीक है, वहां पर पहली बार 1937 में एक वायरस को ढूंढा गया था। वही वायरस जो है वो केरल के अंदर मिला है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना कि वेस्ट, क्योंकि इसके ऊपर एक ना सेम सवाल आज से कुछ 7-8 साल पहले इबोला के ऊपर आया था कि इबोला शब्द कहां से आया है। तो इबोला नदी के किनारे से पाया गया था, तो वो शब्द इबोला में आया था। सेम सवाल इसी पर बन रहा है आपको। वो वेस्ट नाइल जिले में, जो कि युगांडा के अंदर है, ठीक है। युगांडा कहां है, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर युगांडा? अफ्रीका के अंदर है युगांडा, ठीक है, वहां पर ये है, ठीक है। तो मामले में सामने है मलप्पुरम, कोशिकांत और ठीक है। और इसको मच्छर कौन काटता है? देखिए, क्यूलेक्स मॉस्किटोज, क्यूलेक्स मच्छर कौन काट रहा है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। हाँ, ये वायरस फैलता है, ठीक है। मच्छर भी अलग अलग हैं, अलग अलग वायरस फैला रहे हैं। हाँ, ओडोमॉस। तो इसका आप अफसोस कर रहे हो कि खुशी मना रहे हो? क्योंकि आप तीसरी बार आपने मुझसे ये बात बोली कि लखनऊ में मच्छर नहीं है, तो खुशी है कि अफसोस है? नहीं, अब वही तो इनको भी पता नहीं क्यों नहीं लग रहा यार। अरे भाई, तो आपका रूम गंदा होगा और क्या, साफ सुथरा रखो तो वो होता है कि मच्छर होते हैं, तब निकल के आएंगे बाहर। जब उनके इलाके में आप सफाई झाड़ू करोगे, डालोगे, तो उनको जब नहीं मिलेगा तो रात को आपके दिमाग खराब करेंगे आपका। इंपॉर्टेंट चीज लीजिए, सुपारी। सुपारी मतलब सुपारी वाला नहीं, सुपारी, सुपारी मतलब खाने वाली सुपारी, ठीक है। जो इलायची, इलायची नहीं, वो मसाले में जो खाते हैं सुपारी, ठीक है। उसका ना शिवमोगा कर्नाटक, शिवमोगा कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। वहां पर केलाड़ी शिवप्पा नायक कृषि और बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय है, उसने सुपारी, उसका सुपारी अनुसंधान केंद्र है, उसने एक रिसर्च की है और कर्नाटक में उगाई जाने वाली सुपारी की तीर्थ हल्ली किस्म को सबसे बेस्ट बोला है। अब देखिए, अब कई चीज आ गई इसके अंदर। पहले देखिए, सुपारी है, उसकी किस्म है, इसका नाम है तीर्थ हल्ली किस्म, जिसको बेस्ट बोला गया है स्वाद के मामले में, किसी के मामले में ये बोला गया है। ये अपने आप में लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जब ये पुदीना पढ़ा था ना, तो पुदीना की कौन सी किस्म का नाम क्या था पुदीना का? बिना देखे बताओ, पुदीना की जो किस्म हम लोगों ने पढ़ी थी अभी, उन्नति, ठीक है ना। तो वही सुपारी का ये तीर्थ हल्ली किस्म है सुपारी से, और जो कहाँ है? कर्नाटक के अंदर उगाई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट थी, कर्नाटक में वो सुपारी तीर्थ हल्ली किस्म उगाई जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये लेटराइट मिट्टी पे पाई जाती है। कभी अगर सवाल आपसे आ जाए कि एक तरफ कॉटन, दूसरा आपका सुपारी, टी, कॉफी, इस तरह का ऑप्शन, उधर इधर कौन सी मिट्टी में उगाई जाती हैं, तो सुपारी का आया तो सुपारी लेटराइट मिट्टी में आती है, जो कि साउथ में मिट्टी रहती है, ठीक है। तमिलनाडु और कर्नाटक के इलाके के आसपास मिट्टी रहती है। और यूपी में कौन सी मिट्टी है मुख्यतः? यूपी में किस तरह है? जरूर मिट्टी, एलुवियल सॉइल, जो कि गंगा यमुना से निकल के आ रहा है आपका, ठीक है। न्यू सॉइल आती है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, भारत की सुपारी का सबसे बड़ा, अच्छा अब भारत देखो, यहाँ इंटरेस्टिंग सवाल, एक और सवाल लीजिए, यहां तक तो समझ आ रहा है आपको। इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और सबसे ज्यादा उपभोक्ता भी है, कंज्यूमर भी है सुपारी का। और ऑब्वियसली बात है भाई, जब यहां पर आपका अजय देवगन से लेकर, शाहरुख खान से लेकर, टाइगर श्रॉफ से लेकर, अमिताभ बच्चन से लेकर, ठीक है, सारे क्रिकेटर से लेकर सब लोग सुपारी का ऐड करेंगे, तो सुपारी का कंज्यूमर तो बनेगा नंबर 1 फिर वो। कपिल देव से लेकर, गावस्कर से लेकर सभी लोग जो हैं वो, यहां तक कि जेम्स बॉन्ड भी 1995 वाला जेम्स बॉन्ड, क्या नाम उसका था, जो जेम्स बॉन्ड बना था पुराने पिक्चर में, वो भी सुपारी का ऐड करता है, मसाले का ऐड करता है। उसको भी हम लोगों ने से सुपारी खाना सिखा दिया। नाम क्या है, नाम बड़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो बंदा, उसका नाम वो है पीएस ब्रोसनान, पीएस ब्रोसनान, पुराना जो, हाँ पीएस ब्रोसनान, जो पुराना जेम्स बॉन्ड है, ठीक है। इस फसल की खेती करने वाले की प्रमुख राज्य कर्नाटक है, इसमें 40% आपकी कर्नाटक में होती है और बाकी केरल और असम में भी होती है। तो पूछेगा आपसे कर्नाटक, पूछेगा आपसे इंडिया, ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता, ठीक है, लेटराइट मिट्टी,
तीर्थहल्ली किस्म बेस्ट है जो कर्नाटक में आती है। तो 4-5 चीजों पे आपको कीवर्ड्स पे याद रखना है बस आपको, ठीक है, क्योंकि सवाल सेम सवाल बनते हैं एग्जाम में, बिल्कुल आते हैं सेम एग्जैक्ट सवाल ही आते हैं आपको, ठीक है। कुछ राष्ट्र की बातें कर लेते हैं। क्या हो गया, अच्छा अब आया। पहला ONDC स्टार्टअप महोत्सव हुआ है, एक महोत्सव है ONDC जो कि आपका 17 मई 2024 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के वाणिज्य विभाग कमर्शियल डिपार्टमेंट ने नई दिल्ली में पहली बार ONDC स्टार्टअप महोत्सव स्टार्ट किया है। आगे लिखा था कि 2016 में स्टार्टअप इंडिया था, ठीक है, एक योजना आई थी 2016 के अंदर स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, साथ में स्टैंड अप इंडिया भी आई थी, इसमें कि लोन देने का था कि लोन दिया जाए जैसे कि लोग उस लोन को पाकर बिजनेस कर सके, स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया में 3 तरह के लोन होते हैं, शिशु लोन और एक किशोर होता है और एक और भी होता है, ठीक है, जैसे 5 लाख से कम एक होता है, शायद 15 लाख से कम, और एक ऐसे होते हैं, तो तरुण है ना, हाँ तरुण 3 होता है। तो स्टार्टअप इंडिया 2016, अच्छा मैंने ये इसको पीला इसलिए किया है, यूपीपीसीएस के अंदर कई बार पुरानी योजनाओं का ईयर का पूछ लेते हैं लोग, फला योजना कौन से साल में हुई थी, तो वो इस तरह का सवाल आता है। तो स्टार्टअप इंडिया 2016 में जो है वो थी, और ये जो है ONDC जो है उसका महोत्सव तो हो रहा है, जिसका इसका स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य था उद्यमियों को समर्थन करना और भारत में एक मजबूत स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, ठीक है। अब ये जो है ONDC डिजिटल कॉमर्स के लिए, क्या होता है डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स क्या होता है, कभी यूज किया आपने, नहीं किया, आप बहुत शरीफ हो, नहीं किया आपने कभी, अमेजोन से आपने कभी कपड़े नहीं मंगाए, कभी सामान नहीं मंगाया, कभी इस्तेमाल नहीं किया, मीजो से कभी इस्तेमाल नहीं किया, मीशो, तो जब किया तो भाई इसको क्या बोलेंगे, डिजिटल कॉमर्स। कॉमर्स मतलब व्यापार, ठीक है ना, खरीदारी, और डिजिटल मतलब ऑनलाइन जो भी हो रहा है, ठीक है, शॉपिंग सब डिजिटल कॉमर्स का हिस्सा है, ठीक है। तो डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था, डिबेट की पहल थी। इसका उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के सभी पहलुओं के खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है, यानी कि इसको और अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर करना, इसकी और तरीके से बेसिक्स काम करें, डिजिटल कॉमर्स। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा पेपर वर्ड पढ़ता रहा, ये वर्ड्स जो है ना ये आपको पता होने चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स पता होने चाहिए। अब आपको पता ही नहीं है, बताओ आप रोज अमेजोन में विंडो शॉपिंग तो करते ही हो गए, लेकिन कोई टेक्निकल बात बोला तो वो नहीं पता भाई, क्या मैंने, अरे ये डिजिटल हम तो आज तक नहीं किया, ठीक है, करता हो देखते हो जाता, अमेजोन मीशो देखते हो गया, फ्लिपकार्ट भी तो है, हाँ। सबसे ज्यादा क्या मंगाया सामान आपने आज तक ऑनलाइन, सबसे क्या मंगाया आपने, कपड़े से मंगाया, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो बेहतर मुझे मेरे लिए पसंद वो किताबों का बहुत बढ़िया रहा, बुक्स, क्योंकि बुक्स जो कपड़े तो मिल जाते थे पहले ही, आपको मार्केट में मिल जाते थे कपड़े, लेकिन बुक्स नहीं मिल पाती थी कुछ, नहीं मैं पढ़ाई वाली किताबों की बात नहीं कर रहा, जो सिलेबस की बात कर, हाँ मतलब और किताबें होती हैं, क्योंकि अच्छे बुक स्टोर होते ही नहीं है, है ही नहीं, मतलब लखनऊ जैसे शहर के अंदर भी एक आता था, वो भी सब किताबें रखते नहीं है, जो उनके पास थोड़ा बच अब जो मिल जाए वो मिल जाता था, लेकिन बहुत सारी किताब। तो ऑनलाइन में मुझे लगता है सबसे बड़ी क्रांति जो मेरे लिए हुई वो है बुक्स मिल गई, कोई भी किताब मुझे अगर कहीं से मुझे रेफरेंस मिला हो और मैंने सर्च किया वो मिल जाती थी, अमूमन से किताब मिल ही जाती है उसके अंदर, तो वो सबसे बड़ा मेरे लिए तो बहुत बेस्ट रहा। चलिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, इंडोनेशिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है इंडोनेशिया, नाम सुना है, आपने मेरा गोला बना के उसको फिर आपने गलत कर दिया, जब एशिया पता था ये सही बोल रहे हो, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं अपने आंसर के ऊपर, ये तो पहले बार तुक्का मारा था, ये तो बाद में आपने गड़बड़ करके, तो रखो तो कम से कम अपनी पढ़ाई पे भरोसा तो रखो, आपको ही भरोसा नहीं होगा तो फिर किसको भरोसा होगा भाई। इंडोनेशिया जो है वो एशिया के अंदर है, आपने देखा नहीं जावा, बाली, सुमात्रा, ये सब नहीं पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ाया था मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया था आपको, बिल्कुल गोबर है। ऑस्ट्रेलिया पता ही होगा कहां है, ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, अगर मैं ग्लोब ये अगर, चलो एक मिनट अभी अभी सबकी पोल पट्टी खोलते हैं, ये अगर 1 मीटर है तो कहां पर होगा ऑस्ट्रेलिया, यहां पे, चलो एक काम करते हैं, एक मिनट जाओ यार, रुक जाओ,
हाँ बताओ भाई, ये ए बी सी डी कहाँ पे होना चाहिए? डी में होना चाहिए। तो आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड आपका यहाँ पर है, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के नीचे होने के कारण इसको एक वर्ड बोला जाता है डाउन अंडर। क्या बोला जाता है? डाउन अंडर। कभी भी इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलने जाती है ऑस्ट्रेलिया, तो आप बोलते हैं डाउन अंडर सीरीज। वो घास है तो वो नीचे वहां पे ऑस्ट्रेलिया में घास को अब ऑस्ट्रेलिया नीचे रहता भी है, नीचे भी है कॉन्टिनेंट के, वहां घास वास भी होती है तरह से, उसको डाउन बोलते हैं। हाँ डाउन, ठीक है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया का एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला हुई है, ठीक है। क्या हुई है? कोची में हुई है। कहां हुई है? आईएनएस द्रोणाचार्य के अंदर। आईएनएस द्रोणाचार्य क्या है? इस तरह के शिप जो देखिए आपने शिप, ये ऐसे शिप हैं जिन्हें हम बोलते, एग्जैक्टली ये नहीं होगा लेकिन इस तरह के शिप होते हैं जिसको बोलते, इसका नाम है आईएनएस द्रोणाचार्य। कोची, कोची कहां पर है? किस राज्य में है? केरल में, ठीक है, केरल में। मैं कहा जितना मैं नीचे जाता हूं, मैं आप लोग और से नीचे चले जाते हो। मैं तो अब तो मैं खेलने लगा हूं आपके साथ, ठीक है। अब तो मैं खेलने लगा। पहले तो मैं सोचा कि नहीं ये तो आता ही होगा, ये तो आता ही होगा। मैं कहा ना, ये तो पक्का पूछूंगा। बता भाई इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है? तो अभी तो 10 लोग तो उसमें भी गड़बड़ कर देंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है। तो मध्य कोची में स्थित आईएनएस द्रोणाचार्य, ठीक है, द्रोणाचार्य में भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला हुआ। इसका दूसरा संस्करण था, ठीक है। इसमें क्या डिस्कशन किया गया? इसमें यह किया गया कि हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में वर्तमान अवसरों और चुनौतियों पर डिस्कशन किया गया कि भाई देखो, वैसे मैं मैप देना भूल गया लोगों को कि जो आपका इंडोनेशिया, जैसे लेट्स सपोज इंडिया है, ये इंडिया है, इंडोनेशिया यहां पर है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया पे यहां पर नीचे है, ठीक है। तो ये पूरा इलाका जो सॉरी यहाँ पे ये पूरा इलाका जो है ये आपका इंडियन ओशन आता है आपका, ठीक है। तो यहां पर जो भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो मछली पकड़ना हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपका नए टापू बनाना है या कुछ भी है, तो यहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या चैलेंजेस हैं, तो उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि तीनों मिलकर कैसे यहां पर काम कर सकते हैं। इसके ऊपर बैठक हुई कहां? कोची में, जो कि गुजरात में नहीं है, केरल में है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की तीनों की बैठक समुद्री सुरक्षा के ऊपर है कोची में। चलिए, महत्वपूर्ण खनिज पर सम्मेलन, खनिज मतलब मिनरल्स पर सम्मेलन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ मिनरल्स के बारे में 29-30 अप्रैल 2024 के मध्य नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में महत्वपूर्ण खनिज सम्मेलन, लाभकारीकरण और प्रसंस्करण क्षमताओं में वृद्धि, क्रिटिकल मिनरल समिट, एनहांसिंग बेनिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, ये उसके नाम है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाना कि माइंस के ऊपर कहीं कॉन्फ्रेंस हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। उसमें वहां पर ये देखा गया था कौन कौन से माइंस इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी प्रोसेसिंग का क्या कैपेबिलिटी है कि भाई हमें, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जो सब समझो, ये प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है माइंस जो है ऐसा नहीं कि जो मिनरल्स हैं आपको ऐसा गड्ढा खोदा और आपने निकाल लिया, ठीक है। जितने मिनरल्स हैं वो कोई ओर के रूप में ही मिलेंगे आपको, ओर के रूप में मिलेंगे। ओर मतलब एस किसी और के साथ होंगे। तो हमें रॉक तो मिल गई, हमें पता लगा कि भाई 5% 10% इसमें ये है, लेकिन उसको निकालना, एक्सट्रैक्ट भी तो करना है, उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। तो हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है कि उसके अंदर से जो इतने चीजों होंगी उसमें से एक चीज निकाल पाए, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। तो इस सम्मेलन में 8 प्रमुख खनिजों के बारे में, खनिजों पर तकनीकी सत्र, टेक्निकल किया गया। अब कौन से 8 इंपॉर्टेंट खनिज हैं देखिए, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिख भी लेना, ठीक है। ग्लूकोनाइट जो कि पोटाश का है, लिथियम दुर्लभ पृथ्वी तल लेटराइट, क्रोमियम प्लैटिनम समूह, ग्रेफाइट से जुड़े हुए टंगस्टन, दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल, और ग्रेफाइट जुड़े हुए वेनेडियम। ये आपके 8 जो हैं जिनके ऊपर डिस्कस किया। अब तो बहुत नॉर्मल नाम नहीं है, ऐसा नहीं है लोहा आयरन कॉपर ये सब नहीं है, है ना। तो ये बहुत ही रेयर मेटल्स हैं, ठीक है। और जब भी रेयर मेटल्स आएंगे, मैं एक बार बताया था आपको, ये रेयर अर्थ मेटल जो हैं दुर्लभ, ये बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं,
और इनका मेन काम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण बनाने में काम आता है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था एक बार कि चाइना में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं, और चूंकि चाइना में सबसे ज्यादा है ये, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में चाइना को सस्ता पड़ता है, क्योंकि उसके अपने देश में निकलता है तो निकालता है। अगर हमारे चाइना को इंपोर्ट करना होता, अब लेट्स सपोज इंडिया के पास नहीं है, अब इंडिया को मोबाइल बनाना है, ठीक है, तो इंडिया को ये मेटल चाहिए होंगे, तो वो इंपोर्ट करेगा तो महंगा हो जाएगा। तो कई कारणों में एक कारण ये भी है कि चाइना के पास ये रेयर अर्थ मेटल अवेलेबल है। एक ही मात्र कारण नहीं, कई कारणों में एक कारण ये भी है। वह सस्ता लेबर भी रहा है वहां पर, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी रही है, वो सब भी चीजें हैं वहां पर। लेबर लॉ कमजोर है वहां पे, वो सब प्रोसेस, इसी कारण से वहां पे जो है सस्ती चीजें। ठीक है, समझ में आ गया? ये याद रखना, ये सब 4-5 चीजें जो है थोड़े से कर पाओ तो कर लेना यार, खराब होने वाला। वैसे रन फॉर सन, रन फॉर सन मैराथन, मैराथन क्या होता है? मैराथन क्या होता है? नाम सुना मैराथन? नहीं सुना आपने? क्या होता है मैराथन? लंबे टाइम के लिए क्या? लंबे टाइम के लिए क्या? 10 घंटे की क्लास चल रही है, पीसीएस की मैराथन क्लास, वही सुना ना? वही सुना ना? वही होता है, वही पूछा जा रहा है जो आप बता नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैराथन रेस होती है, ठीक है ना, 42 किलोमीटर की मैराथन, 42-43 देखना पड़ेगा, देखना 42 किलोमीटर की रेस है आई थिंक। अभी ओलंपिक कल ही खत्म हुए हैं, कल ही मैराथन रेस हुई थी, ठीक है ना। 42 किलोमीटर की मैराथन रेस है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, ठीक है, इसे बोलते हैं मैराथन। तो रन फॉर सन एक मैराथन भाई जा रही है, लेकिन ये पूरी 42 किलोमीटर की नहीं होगी, कुछ छोटी होती हैं, 26 किलोमीटर की हो जाती हैं, 11 किलोमीटर की होती हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, इंटरनेशनल सन डे के अवसर पर नई दिल्ली में जेएनयू स्टेडियम में, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन आयोजन किया गया। इस मैराथन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है, MNRE ने किया हुआ है। ये मैराथन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ठीक है। अच्छा, करना क्या है इसके अंदर? जलवायु परिवर्तन में कमी लाना, ठीक है, और सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा की अहम भूमिका निभाना। ज्यादा मत करना, तो थोड़ा सा लिख लो कि हाँ भाई किस डिपार्टमेंट ने किया था और दिल्ली में हुआ था ये, ठीक है, ज्यादा। और इस तरह की मैराथन होती है, बच्चे बूढ़े जवान सब भागते हैं इसके अंदर, और इसमें प्रोफेशनल रेसर भागते हैं। अवेयरनेस, असल में ये कुछ और नहीं होता, अवेयरनेस के लिए होता है कि भाई हाँ भाई करेंगे, सब दौड़ेंगे, कुछ समय गुजारेंगे, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ना। जैसे सिग्नेचर कैंपेन होता है, लोगों में जागरूकता है कि हमें सूरज को और इस्तेमाल करना है, उससे ऊर्जा बनानी है, ठीक है। तो बस यही सब चीजें हैं। SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, का स्थानीयकरण, यानी कि लोकल लेवल पे, लोकल हर देश का होता है लोकल लेवल। SDG का स्थानीयकरण, स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका। लोकल लेवल पर महिलाएं कैसे लीडरशिप दे रही हैं। लोकल लेवल मतलब चाहे आपका पार्षद का चुनाव हो गया, प्रधान का चुनाव हो गया, ठीक है, MLA MP चुनाव, ये सब लोकल लेवल पे। तो वहां पर क्या है, स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिका क्या रही है। तो 3 मई 2014 संयुक्त राष्ट्र की भारत के राष्ट्रीय मिशन और पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मिशन और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, ये क्या UN की एक विंग है, UN का एक ब्रांच है UNFPA, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से SDG का स्थानीयकरण, भारत के स्थानीय शासन की महिलाओं की अग्रणी भूमिका शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत अच्छी बात है। कहां पर यह हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। न्यूयॉर्क कहां पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है, ठीक है, हाँ, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। 2 तरह के न्यूयॉर्क होते हैं, एक है न्यूयॉर्क और एक है न्यूयॉर्क सिटी, एक है वॉशिंगटन और एक है वॉशिंगटन सिटी, DC कहते हैं, ठीक है ना। तो न्यूयॉर्क में आयोजित जनसंख्या और विकास आयोग के 57वें सत्र के दौरान किया गया। इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधि, ये इंपॉर्टेंट आ गया,
कहां पे हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और किसने पार्टिसिपेट किया? ये तीन इंपॉर्टेंट है। नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी। कौन है ये? नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी। इन लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी है कहां पर? एसडीजी के इस प्रोग्राम में, लोकलाइजेशन इन एसडीजी, वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, लीड द वे। हाँ, ये न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है, प्रोग्राम में आ रहा हुआ है। ये लोग तीन लोग यहां से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि ये लोग सब जो हैं चुने हुए लोग हैं। ये भारत द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम जमीनी स्तर के राजनीतिक नेतृत्व में भारतीय महिलाओं के महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित था। यह लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी, गरीबी उन्मूलन यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन एंड जमीनी स्तर पर समावेशी विकास के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में जमीनी स्तर पर निर्वाचित महिला स्थानीय स्वशासन प्रतिनिधियों की योग्यता को भी उजागर करता है। ये 4-5 चीजें जो है इनका मेन है कि औरतों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। औरतों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, आपको लगता है औरत अच्छा नेता बन सकती है लोकल लेवल पे? आप मानते हैं इस बात को? क्यों लगता है आपको कि औरतें बेहद बन सकती हैं? ऐसा क्या खासियत है कि औरतों में औरत एक बेहतर नेता है पुरुषों के मुकाबले? तो क्या हो गया सर? तो घर मैनेज कर ले तो हम देश में मैनेज कर लेगी। मैं तो बस पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है ऐसा? मैं अगेंस्ट नहीं हूं मैं, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पॉइंट्स क्या हैं। आप लोग लड़कियां हो, आप लगता है कि आप अच्छे नेता बन सकते हो? ठीक है। इमोशनल स्ट्रांग होती है, हाँ। मल्टीटास्किंग मल्टीटास्किंग होती है। हाँ ठीक है, सबका अपना अपना है, ठीक है। एक औरत पूरे घर को लेके चल रही है, वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगी। तो कितनी सारी चीजें अपने अंदर रखती है ताकि घर या बाहर जब्त की होती है, फिर अपने पतियों पे अत्याचार करके निकालती है। अच्छा, ये देखो तीनों हैं ये, ठीक है। नीरू यादव, कुनकुन हेमा कुमारी और सुप्रिया दास गुप्ता ही है। कुछ लड़कियों की बात हो गई, वो मिनिमम लड़कियां, मैक्सिमम की बात हो रही है। चलिए, है ना, ये खत्म हो गया, आज का एक चैप्टर खत्म हो गया। और आप लोग पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने की।